ये तो इस पॉडकास्ट का हाईलाइट है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट के सेट पे भूत। कोई मिरर के आगे जा रहा है तो सर मार रहा है। हाँ? वो कूदने को हो गई है 2nd फ्लोर से। और सिर्फ हमारी टीम के साथ नहीं, दूसरी टीम्स के साथ भी हुआ। दूसरी टीम्स में ऐसा हुआ, एक लड़के की पूरी बैक पे नेल्स से स्क्रैच था, खून निकल रहा था और वो तड़प रहा था, ऐसे तड़प रहा है, हवा में ऐसे ऐसे अटक रहा है। आई स्टार्टेड माई जर्नी व्हेन आई वाज 13 years old। 2021 दिसंबर था जब मैंने सोचा कि अब ना मैं छोड़ देती हूँ। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में पहुंची। फिर वो जर्नी तो मतलब मुझे ऐसा था कि यार पता नहीं कहाँ तक जाऊंगी, ये मैंने नहीं सोचा था। गॉसिप निकाला जाए तो रियलिटी शोज सबको पता रियल नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड भी होती है, कुछ इमोशनल पार्ट्स आपको करने पड़ते हैं। किरण खेर हमारे सपोर्ट में नहीं थी पूरे शो में। वो उनको कभी कभी पसंद आ गई तो आ गई हमारी परफॉर्मेंस। कई बार दिखता था बायस्ड शो दिखता था। तो इस सेट पे बहुत लड़ाई हुई थी। शिल्पा मैम हमारे लिए लड़ रही है, वो लड़ रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डांस के बारे में, रियलिटी शोज़ के बारे में, रियलिटी शोज़ की रियलिटी के बारे में, और कैसे एक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज की जो मेरी गेस्ट है वो एक डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, क्रिएटर हैं, एक एक्टर हैं, दिल्ली की रहने वाली एंड इंडियाज़ गॉट टैलेंट में 2nd रनर अप सीजन 9 की। उनका नाम है शुभांगी जायसवाल। शुभांगी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच अभिमन्यु। हाउ आर यू? आई एम गुड, फीलिंग एनर्जेटिक। ओके, यू टेल मी, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो अभी हम शुरू करते हैं पॉडकास्ट डांस की जर्नी से। आपकी जर्नी कैसी रही? कब आपने डिस्कवर करा कि यार मेरे को डांसिंग में घुसना है? या बचपन से होता ना कि चलो बेटा नाचो वैसा वाला सीन था, या आपने प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेके फॉर्मल ट्रेनिंग के थ्रू आप आए डांसिंग में? तो डांसिंग का मुझे बचपन से शौक था। जब मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज 2 या 3 years old। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं ठुमके मारती थी। अच्छा। तब ऐसे तो मेरे मॉम डैड मुझे कभी कभी ऐसे बोलते थे कि चल ठुमका मार के देखा, मैं तेरे को 5 रुपए दूंगा। अच्छा। चल जल्दी से दिखा। तो बच्चों को डांस कराते, तो तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तब मुझे पता चला दैट आई लाइक डांसिंग। और मेरे पेरेंट्स को भी मुझे डांस करते हुए देख के अच्छा लगता था। अरे वाह। तो हर फंक्शन में होता है ना बचपन में, चलो चलो हमारी बेटी डांस करके दिखाएगी। तो वो मेरी जर्नी में हमेशा ये होता रहा। धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे डांसिंग कब इतनी अच्छी लगी। फिर जब मैं 12 साल की थी तब मैंने डांस क्लासेस लेना स्टार्ट करा। जब मुझे लगा कि आई वांट टू लर्न, पूरे प्रोफेशनल डांस फॉर्म सीखने हैं। फिर मैंने ज्वाइन करते करते 1 साल बाद मुझे ऐसा लगा आई वांट टू बी अ प्रोफेशनल डांसर। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी व्हेन आई वाज 13 years old। और उसके बाद जर्नी भागती रही। फिर पता ही नहीं चला कि कब मैं डांस में ही घुस गई हूँ। मैंने अपनी स्टडीज भी साथ साथ करी। दो कभी कभी ऐसा होता था कि दैट आई नेवर यूज्ड टू लाइक स्टडीज, बट पेरेंट्स का एक फोर्स था कि नहीं तुम कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। और बट मुझसे पढ़ाई होती नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने अपना सारा ध्यान डांसिंग पे लगाया। बट आफ्टर 10th फिर मैंने फोकस करा स्टडीज़ पे, क्योंकि मुझे कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। तो ऐसे मेरी जर्नी चलती रही। मैंने बहुत हार्ड वर्क करा। स्कूल जाती थी, स्कूल के बाद घर आती थी, घर आती चेंज करके सीधा स्टूडियो। और पूरी रात 9-10 बजे तक मैं वहीं रहती थी। पहले बैचेस लेती थी, मतलब मैंने सिखाना भी स्टार्ट कर दिया था व्हेन आई वाज 14 years old। या सो मैंने पहले एरोबिक्स लेना स्टार्ट करा, फिर जुम्बा लेने स्टार्ट करे, फिर मैंने डांस क्लासेस लेने स्टार्ट करे। तो ऐसे मैं हर साल थोड़ा अपग्रेड करती रही। और 17-18 साल तक फिर मैंने बहुत बैचेस लेने स्टार्ट कर दिया। सो मेरी जर्नी ऐसे चल रही थी कि मैं सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ, पढ़ाई सीख रही हूँ, और फिर डांसिंग मेरी चलती रही ऐसे ही। फिर कॉलेज एडमिशन हुआ, फिर कॉलेज में डांसिंग चलती रही, मतलब रुका ही नहीं डांस। फेस्ट वगैरह कॉम्पिटिशन्स वो सब चलते रहे। फिर मैंने सोलो कॉम्पिटिशन्स करने स्टार्ट करे अपने उसमें कॉलेजेस में। फिर ये जर्नी मैंने रोकी ही नहीं। मुझे समझ आ गया था आई कैन सर्वाइव माई लाइफ विद डांस। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी या मैं अगर कोई डिग्री नहीं लूँगी तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगा आई कैन अचीव समथिंग फ्रॉम दिस, बट स्टिल आई डिड नॉट स्टॉप। मैंने स्टडीज़ भी करी और फिर डांसिंग भी। फिर करते करते मतलब रियलिटी शो का भूख ना सबको होती है
कि एक बार टीवी पे आ जाओ, पेरेंट्स को भी होता है कि तुम एक बार टीवी पे आ जाओ। तो वो बचपन से देखे जा रहे मैंने बहुत पेशेंस रखी और फिर 2022 में एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। जब मेरे को ये था कि अब मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई। 2021 दिसंबर था जब मैंने सोचा कि अब ना मैं छोड़ देती हूँ। मतलब मैं छोड़ ही देती हूँ क्योंकि मेरे को रियलिटी शो करना है अब। हाँ. तो मैंने सोचा कि चल लेट्स ड्रॉप दिस। अब तो मैं ऐसे भी फेमस हो सकती हूँ, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालूंगी, क्रिएटर बनूंगी और हो जाएगा। अब नहीं बनना मुझे कोई रियलिटी शो। बट कभी कभी क्या होता है जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो तो नहीं मिलती, लेकिन जैसे आप उसको थोड़ा सा इस तरह से देखते हो ना कि ठीक है टाइम पे आएगी, मिलेगी तो ठीक है। हाँ, तो दिसंबर में मैंने ये सोचा कि मैं क्रिएटर बन जाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। और जनवरी में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ गई इंडियाज गॉट टैलेंट की। सो मैंने कहा यार मतलब इतना नहीं भागना चाहिए किसी चीज़ के पीछे, क्योंकि मेरे को 10 साल हो गए थे ऑलरेडी ये सोचते हुए कब आऊँगी टीवी पे, कब आऊँगी। फिर इंडियाज गॉट टैलेंट में पहुँची। फिर वो जर्नी तो मतलब मुझे ऐसा था कि यार पता नहीं कहाँ तक जाऊँगी, ये मैंने नहीं सोचा था। फिर वो पूरी जर्नी खत्म हुई 4 महीने के। 4 महीने बाद मैं वहाँ से सेकंड रनर अप होकर निकली हूँ। तो मुझे ऐसा लगा यार पहला रियलिटी शो, लेकिन ऑब्वियसली फिनाले तक पहुंचना भी मेरे मतलब कोई एपिसोड करना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। उसके बाद वो जर्नी बहुत अच्छी थी मेरे लिए, इतना लाइफ में एक्सपोजर मिले वहाँ पे मुझे। मैंने बहुत एक्सप्लोर करा सब सेलिब्रिटीज़ के साथ, ये सब मेरे लिए बहुत नया था। बट स्टिल आई वाज लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। एंड देन शाहिद कपूर के साथ आई हैड अ मोमेंट, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। और उसके बाद तो मतलब हाइप इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, हर जगह वायरल वीडियोस, हर चीज़ वायरल हो रही थी वहाँ पे कि देयर इज़ अ गर्ल जो शाहिद कपूर को घुमा रही है। फिर मुझे ऐसा था कि ठीक है अभी आई एम अचीविंग समथिंग। जब आप कहीं पहुँचते हो तो आपको लगता है ना कि हाँ कुछ है, अब मेरे पास और मोटिवेशन है कि मैं आगे भी कुछ कर सकती हूँ। तो वो मेरे को और मोटिवेशन देता जा रहा था कि चल ठीक है अब यहाँ आ गया, अब कुछ और पढ़ा पढ़ेंगे। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बचपन में। फिर ऐसे मैंने डांस। करंटली क्या चल रहा है फिर? करंटली डांस तो नहीं रुक रहा, देखो डांस तो चलता ही रहता है। बट अभी करंटली मैंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी है। हाँ। मुझे तो पता है कि मैं आप लोगों के लिए पूछ रहा था बट हाँ मुझे पता है। हाँ। ओके, तो इंडियाज गॉट टैलेंट का क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे कॉल आई, कैसे आपने ऑडिशन करा, क्या रहा पूरा? तो इंडियाज गॉट टैलेंट का प्रोसीजर ऐसा होता है कि जब आप ऑलरेडी ऑडिशंस दे रहे होते हो बहुत सालों से, तो आपका नंबर जा चुका होता है कि हम इनको अप्रोच कर सकते हैं इन फ्यूचर। ऑडिशन मतलब रियलिटी शोज के? हाँ। और ये बॉम्बफायर क्रू जो था, मतलब इनके साथ मैं बहुत टाइम से टायर्ड अप थी, बट मैंने कभी रियलिटी शोज करे नहीं थे। फिर मैंने जब इन्होंने मुझे अप्रोच करा तो मैंने इस बार मना कर दिया था। वैसे अच्छा, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं आई कांट डू इट। तो फिर मैं घर आई, मैंने कहा यार नहीं यार मुझे नहीं जाना, मेरे को नहीं करना। पता नहीं अंदर से एक ऐसे आवाज आई। फिर मैंने अपने भाई से बात करी, मैंने उसको वैसे ही बता दिया, शेयर करा। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी आई है इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए। उसने मुझे 3 दिन हो गए थे मुझे मना करे, उसने मुझे इतना फोर्स करा कि तू पागल है क्या, लाइफ में कोई चीज तेरे पास आ रही है तो उसको भगा क्यों रही है, और बार बार जब भी आती है तो भगाती क्यों है। मैं को पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं केपेबल नहीं हूँ। तो एक सेल्फ डाउट आया मुझे, कह रहा तू सुन, तू चाहे कहीं भी खड़ी हो, चाहे वो पीछे कोने में खड़ी हो, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ जाके तेरे को कैसे आगे आना है। तो वो जर्नी तेरे हाथ में है, लेकिन तू वहाँ खड़ी भी होगी ना, तेरे को फुल ऑन देना है अपना 100%। फिर मैंने उसकी बात सुनी और फिर मैंने कॉल करा उनको कि अभी आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट उन्होंने बोला कि आप आ जाओ। क्योंकि उनको था कि ये लड़की अच्छी परफॉर्मर है, तो दे रियली वांटेड मी। फिर उन्होंने मुझे लिया, फिर लेके गए, फिर हमने मेरा वहाँ पे ऑडिशन हुआ। फिर मैं गई मुंबई। तो पहली परफॉर्मेंस मेरे लिए ऐसी थी कॉर्नर पे, फॉर श्योर। ओके, ऑडिशंस में नहीं, मतलब जो पहला टेलीकास्ट जो हुआ था, हमारा वीडियो सिलेक्शन हुआ था एक्चुअली। वीडियो के थ्रू सिलेक्शन हुआ था, फिर डायरेक्ट टीवी राउंड पे गए थे। तो जब टीवी राउंड पे गए तो वहाँ पे उसके बाद उन्होंने मेरा कॉर्नर था। पहले मेरे को सेंटर मिला था। अच्छा। फिर किसी वजह से मेरी तबीयत खराब थी, मैं आई कुडंट परफॉर्म प्रॉपर्ली, तो मेरे को कॉर्नर पे करा। तो मुझे झटका लगा, मैंने कहा यार मैं तो वहाँ थी। तो फिर उसके बाद कॉर्नर पे मुझे भाई की बात याद आई कि भाई ने बोला था तू कोने में भी खड़ी हो ना तो 100% दियो। तो मैंने फिर दिया अपना 100% फर्स्ट परफॉर्मेंस में। सेकेंड परफॉर्मेंस में भी मैं पीछे ही थी। फिर उसके बाद मुझे हुआ कि वो जगह मुझे बनानी है। फिर थर्ड परफॉर्मेंस से मैंने सेंटर्स लेना स्टार्ट करे एकदम से।
मतलब मेरी प्रैक्टिस में एकदम से उनको चेंज दिखा कि दिस गर्ल डिजर्व्स टू बी। कौन डिसाइड करता है कि सेंटर कौन करेगा, कॉर्नर? जो हमारी कोरियोग्राफर होती है, सोनल बेचारे हमारी कोरियोग्राफर थी, जो चैनल ने ही दी थी। ओके, उनकी तरफ से थी? उनकी तरफ से होते हैं। हमारे भी कोरियोग्राफर्स होते हैं, लेकिन मेन वही डिसाइड करते हैं जो वहाँ के कोरियोग्राफर्स होते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आ गया, मैं कहा ठीक है। उन्होंने बोला सेंटर ले, तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने सारे सेंटर्स लेने स्टार्ट करे और फिनाले तक फिर मैंने सेंटर मेंटेन रखे कि अभी जो मैंने चीज़ ली है ना हाईलाइट, तो मुझे जाने नहीं देनी। आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। सो रियलिटी शोज में ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, आप ऐसी चीज़ें फेस करते हो जो आप नहीं करते। मतलब आप अगर आपका डांस फॉर्म कुछ है तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफकोर्स आपको हर कोई मिर्च मसाला मांगेगा। आप एक ही चीज को बार बार नहीं देख सकते। अगर मेरा परफॉर्म था क्रम्प, तो क्रम्प को कितनी बार देख लेगा ऑडियंस? तो हमें हमारे डांस फॉर्म्स चेंज करनी पड़ी बहुत बार। कभी बॉलीवुड कर रहे हैं, कभी गरबा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो बहुत चैलेंजिंग होती हैं चीज़ें। और सोने को तो मिलता ही नहीं है। मतलब सुबह 7 बजे का कॉल टाइम होता है। अच्छा। और रात को 2-3 बजे तक चलती है फिर प्रैक्टिस। हाँ। और फिर वापस जाते हैं, 3 बजे तक घर पहुँचते हैं, सोते हैं, फिर 7 बजे उठ के अगेन। ओके। तो सोने का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बस लगे पड़े हैं, भागा दौड़ी। और हर 5 दिन में हमारा सेट लगता है। हाँ। तो 3 दिन में परफॉर्मेंस कंप्लीट करनी होती है। okay. तो 3 दिन में आपको 3 दिन का टाइम मिलता है, जिसमें आप सॉन्ग निकालते हो, आपका एडिट होता है सॉन्ग। फिर उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है पूरा कोरियोग्राफी ग्रुप के साथ, पूरा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। तो 2-3 दिन मिलते हैं, 3 दिन में करो, फिर 4th डे पे टेक्निकल और 5th डे पे सेट लग जाता है। तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। बट जो अगर डांस फॉर्म नहीं आती है, समझो आपका बॉलीवुड आपका फोर्टे है, हाँ, एंड आपको वहाँ बोल देंगे गरबा करना है या भरतनाट्यम करेंगे, बट वो आपको आता नहीं है, तो मतलब या इतने पॉलिश नहीं हो रखा, तो 3 दिन में हो जाता है? कराते हैं ना, पूरे दिन कराते हैं। और कोई ऐसी डांस फॉर्म जो आपको पता ही ना हो? यूजुअली वो ऐसे डांस फॉर्म्स नहीं होते कि जो बिल्कुल ही नहीं पता, क्योंकि हमने अगर मतलब मैंने इतने साल डांस करा है, तो मुझे ऑलमोस्ट सारी फॉर्म्स आती है। तो मैंने अपनी बॉडी को एक ऐसा बना लिया। अगर आप रियलिटी शो में जा रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट यू हैव टू बी अ वर्सेटाइल डांसर, क्योंकि आप एक ही चीज़ नहीं कर सकते। और चैनल भी मांगता है कि आप कुछ अलग दिखाओ। इफ़ यू आर अ ग्रेट डांसर, तो डांसर का मतलब होता है कि आपको सब आना चाहिए। तो ऐसा था। फिर टाइम तो नहीं मिलता था, करते थे जो मिलता था चैलेंज वो करते थे। प्रॉप्स पे से कभी कहीं कूदना, कभी किसी को उठा के पटकना कहीं पे। तो बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग होती हैं वहाँ पे। और डाइट अच्छी मिलती है, उन्हीं का होता है खाना मिलता है एकदम इतना ज़्यादा खाने को मिलता है। ब्रेकफास्ट, लंच के बाद शाम का नाश्ता, फिर रात को डिनर, और अच्छे से मिलता है भर के, फ्रूट्स, डेजर्ट सब। तो वेट बढ़ा या कम हुआ? वेट ना कम हुआ मेरा एक्चुअली, क्योंकि जितना खाया उससे वर्कआउट तो ज़्यादा ही हो गया था। तो इतना वर्कआउट करा, लेकिन वो खाना मतलब पच गया, ऐसा था। लेकिन अच्छी जर्नी रहती है जब रियलिटी शोज में होता है, तो एक अलग वाइब मिलती है, एक अलग लोग पूछते हैं आपसे बहुत, मतलब कि अच्छा ये टीवी पे आ रही है। जब पहुंच जाते हैं मुंबई, तो आपको फील नहीं होता आप क्या कर रहे हो, लेकिन जब आपके घर वाले होते हैं ना, वो आपको टीवी पे देखते, तो उनके लिए अलग नजरिया होता है कि अरे यार टीवी पे आ रही है वो। तो आई रिमेम्बर मैं शिखर से मिला था, जो शुभांगी का भाई है। तो शिखर के साथ मैं पार्टी कर रहा था, तो शिखर ने मुझे बात बोली कि पता है शुभांगी सेलेक्ट हो गई है आईजीटी में, और उसने शायद मुंबई आना भी था, दिल्ली से मुंबई आना था। हाँ। तो वो जो चेहरे पे जो प्राइड थी ना, वो एक जो खुशी थी, वो जेन्युइनली वो बहुत अच्छी लगती है देखने में। और बाकी क्या, मतलब अगर थोड़ा गॉसिप निकाला जाए तो रियलिटी शोज सबको पता है रियल नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब होते हैं बट कुछ कम % रियल होते हैं, मेजॉरिटी रियल नहीं होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं, ठीक है। तो आईजीटी का क्या ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता? तो रियलिटी शोज में दिस इज़ ट्रू दैट कि सब कुछ रियल नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड भी होती है, कुछ इमोशनल पार्ट्स आपको करने पड़ते हैं क्योंकि टीआरपी होती है। तो वो चीज़ तो देखो सबको ही पता है कि जैसे ही कोई इमोशनल मोमेंट आता है तो हम खुद इमोशनल हो जाते हैं। अगर मैं कोई रियलिटी शो देख रही हूँ अभी बैठ के, तो मैं भी रोने लगूंगी, यार शिट इसके साथ ऐसा हुआ है। तो वो एक कनेक्शन बनाने के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने रियलिटी शो को कैसे ऑडियंस से कनेक्ट करवाओगे। अगर बिल्कुल सब खुशी खुशी जा रहा है तो कोई कनेक्शन नहीं होगा, कहेंगे यार चल ठीक है। क्यों खुश नहीं देख सकते लोग? मुझे नहीं लगता कि लोग खुश देख सकते लोगों को। मुझे तो ऐसा लगता है लोग रोते हुए देखते तो
अपना भी रोना गाते हैं ना, रिलेटेबल लगता है कि यार हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो जिंदगी में हर कोई खुश तो होता नहीं, रोते भी हैं लोग, लड़ाइयाँ भी होती हैं सेट पे, बहुत बार लड़ाइयाँ भी होती हैं। हुआ ऐसा? हाँ हो जाती है, जजेस के बीच में कभी कभी हाँ अनबन हो जाती है, लड़ाइयाँ होती है। बताओ ना कुछ। तो अभी अगर आप शो देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट किरण खेर हम गर्ल्स क्रू को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी। तो वो शो पे भी बहुत क्लियरली शो हो रहा था। तो एक मोमेंट था जहाँ पे हमारे कॉस्ट्यूम्स बिल्कुल इट वाज नॉट रिवीलिंग बट अच्छे कॉस्ट्यूम्स थे, जो लड़कियों के प्रॉपर, उसमें थोड़े बस स्लीव्स दिख रहे हैं, थोड़े हॉट जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वैसे कॉस्ट्यूम्स थे, बेली डांसर वाले। सो वो कॉस्ट्यूम पे इतना कलेश हो गया सेट पर कि क्या पहना हुआ है, ये क्या मूव्स कर रहे हो। सो अब जब डांस फॉर्म होती है तो डांस को आर्ट की तरह देखना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो पहले हमारी लड़ाई हुई कि मैम आप क्या बोल रहे हो, हम लोग अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। ये चलते शूट की बात है? चलते शूट की बात, जब हमने परफॉर्म कर लिया उसके बाद वो थोड़ा सा कमेंट्स होते तो तब उन्होंने बोला ऐसा। तो फिर शिल्पा मैम उनके अगेंस्ट हो गए, शिल्पा शेट्टी ने बोला कि आप क्या बोल रहे हो, या शी वाज सपोर्टिंग अस। तो सबने बोला कि आप ये क्या बोल रहे हो, वो आर्ट है, हम भी करते हैं डांस, इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदी फॉर्म है। और कोई भी अगर चेस्ट पॉप ले रहे हो या बेली डांस ले रहे हो तो वो गलत नहीं है, इट्स अ डांस फॉर्म। और इतने मूवीज में होता आ रहा है। तो इस सेट पे बहुत लड़ाई हुई थी, शिल्पा मैम हमारे लिए लड़ रही है, वो लड़ रही है। फिर कट हुआ कि चलो रोको, अब लड़ाई रोको, फिर ब्रेक पे चले गए। तो फिर अच्छा लगता है कि जब जजेस भी आपके लिए लड़ रहे हैं, एक जज आपके लिए साथ दे रहा है। तो हमारे लिए तो ऐसा हो गया था उस शो पे कि ये वाला पैनल हटा दो, हमारे लिए 3 जजेस हैं। अच्छा। तो हमने ऐसे ही करा पूरा शो। कोई उनके लिए हेट्रेड नहीं है, बट ठीक है उनकी चॉइस है, मतलब किरण खेर मैम को नहीं पसंद तो नहीं पसंद, बट हमारे लिए ये था कि चलो जिनको पसंद है उनके लिए तो परफॉर्म करें एटलीस्ट, हम क्यों ऑफेंस में जाके अपना डांस फॉर्म चेंज करें। तो ऐसी सेट पे चीज़ें हो जाती हैं, और इमोशनल मोमेंट्स तो ऑफ कोर्स वो क्रिएट करते हैं ऑफ कोर्स। और बहुत सारी चीज़ें रियल भी होती हैं, जैसे घर वालों को बुलाना, वो सच में बुलाते हैं, पता नहीं होता आप लोगों को? नहीं, कभी कभी पता होता है। अच्छा, पर रिएक्ट करना होता है कि नहीं पता? हाँ, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं पता होगा तो उनको भी तो हमारा एड्रेस चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए, तो ये सब चीज़ें होती है। बट कुछ कुछ मोमेंट्स वो लोग एकदम से ऐसे क्रिएट करते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स आए अगर, तो वहाँ पे वो उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे ऑफ स्टेज जो मेरे लिए एकदम से ऐसा होगा कि शॉकिंग होगा। स्टेज पे आके उन्होंने आके कुछ बताया या कुछ मेरे से शेयर करा, तो थोड़ा सा ऐसा चेंज कर देते ताकि मेरा रिएक्शन भी थोड़ा रियल निकले। हाँ, तो इसलिए वो पहले ही समझा देती है, उनको जो क्रिएटिव टीम होते हैं वो पहले ही बता देती है कि आपको स्टेज पे ऐसे ऐसे बात करनी है, इस बारे में बात करनी है। तो वो चीज़ हमें नहीं पता होती, लेकिन हमें पता होता है कि ऐसे ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं। और अगर वो इमोशनल होने के लिए बोलते भी हैं तो एक होता है कि पेरेंट्स आके कौन नहीं रोएगा, इतने टाइम तक अलग होते हैं, तो ऑथेंटिकली निकल ही जाता है कि रोना आ रहा है। और कुछ पिया स्टंट्स होते हैं ऑफ कोर्स, जैसे मेरा और शाहिद कपूर का वो भी पिया स्टंट था। मतलब वो टीआरपी के लिए, वो इतनी अच्छी टीआरपी आज तक किसी लड़की ने मतलब किसी भी हीरो को नहीं बैठाया बाइक पे ऐसे। तो वो भी एक ऐसी चीज़ थी जो पता था मुझे कि हाँ हम लोग ऐसे ऐसे करने वाले हैं, मैं शाहिद कपूर को बैठाने वाली हूँ। तो ऐसा कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन कुछ चीज़ें रियल होती है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि एक कोई जज होता है, जैसे अभी किरण खेर की बात हुई है, तो उनको गर्ल्स का ग्रुप नहीं पसंद, या जो भी थोड़ा रिवीलिंग डांस करता है उनको नहीं पसंद। बट कई बार ऐसा होता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो बायस्ड होते हैं, या वो 100% परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। वैसे तो परफॉर्मेंस बेस्ड चलता है, लेकिन ऑडियंस का भी बहुत मैटर करता है कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। तो वोटिंग पूरा टाइम चलती है, तो थोड़ा सा ऑडियंस को भी देखा जाता है कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। बट वोटिंग रियल होती है, कौन चेक करता है? वोटिंग चेक करते हैं चैनल वाले। नहीं, एज इन हम तो नहीं कर सकते ना वो चीज चेक। नहीं, आप चेक नहीं कर सकते। आप बीइंग अ परफॉर्मर आप भी चेक नहीं कर सकते। हम भी नहीं कर सकते, डेटाबेस तो हमारे पास है नहीं। एग्जैक्टली। तो हो सकता है वो बायस्ड हो, क्योंकि बहुत रियलिटी शोज ऐसे होते हैं, बिग बॉस वगैरह, जहाँ पे जो ऑडियंस का फेवरेट है एंड में कभी कभी उसको हरा भी देते हैं एक गेम पलटने के लिए। मतलब एक अच्छा कोई और लग रहा है, ऑडियंस का फेवरेट कोई और है, लेकिन ऑडियंस भारी किसी और की है। ये आपने सही गेस करा बिल्कुल, क्योंकि जब मैं भी रियलिटी शोज देखती थी तो टीआरपी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है ना, वो कभी नहीं जीतता। तो जैसे हम लोग, हमारे शो पे हमारी टीआरपी बहुत थी और हम नहीं जीते, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशंस थी कि लड़कियों का क्रू जीतेगा या लड़कियां इतना
इतने स्टंट्स कर रही है, डांस कर रही है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे शो, मतलब ये तो छुपाने की बात नहीं है, शो कोई देखेगा भी तो उसमें कुछ चीज़ें बायस लगेंगी। जो फर्स्ट थे, जो विनर थे, उनमें हमारे बीच में थोड़ा थोड़ा बायस लगेगा, क्योंकि किरण खेर हमारे सपोर्ट में नहीं थी पूरे शो में। वो उनको कभी कभी पसंद आ गई तो आ गई हमारी परफॉर्मेंस, मतलब वो तो चांद निकलने वाली बात है। तो अदरवाइज तो वो नहीं करती थी। तो कई बार दिखता था बायस्ड शो, दिखता था। मतलब हम ये भी मुझे अपने पेरेंट्स से या मेरे दोस्तों से पता चलता था कि तुम्हें वो सपोर्ट नहीं करती, शो पे दिख रहा है, क्योंकि मैंने अपने एपिसोड कभी देखे नहीं थे, वहाँ टाइम नहीं मिलता था। तो हम लोग सिर्फ रिव्यूज लेते थे पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से कि क्या हो रहा है शो में, कैसे चल रहा है। तो वो लोग बताते थे कि वो तो पूरे शो में दिख रहा है कि बायस्ड है, ऐसा है वैसा है। मैं क्या चलो देखी जाएगी, हम अपना 100% देते हैं, क्योंकि अगर हमने इस पे फोकस करा तो हमारा तो ध्यान हट जाएगा। और फिर हम लोग भी किसी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कुछ परफॉर्मेंसेस इतने हैवी होते हैं जिनको शूट पहले करना पड़ता है, अलग से कर लेते हैं, अलग से करना पड़ता है शूट उनका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉप्स होते हैं उसमें, इतने बड़े बड़े प्रॉप्स के साथ करना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेट इतना सेटअप करने के बाद कभी कभी जजेस अवेलेबल नहीं होते, कुछ ऐसा होता है। अच्छा। तो टेक्निकल पे शूट हो जाते हैं कुछ चीज़ें। और कभी कभी अगर डिले हो गई है, कोई परफॉर्मेंस पे जज अवेलेबल नहीं था, तो उनके अलग से कमेंट्स लिए जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस सामने स्क्रीन पे चला देते हैं रेफरेंस के लिए, ताकि दे कैन वॉच द परफॉर्मेंस। कोई ऐसे रैंडम नहीं दे रहे, पहले वो परफॉर्मेंस स्क्रीन पे दिखाया जाता है उनको, जो भी परफॉर्मेंस हुआ है, फिर उसके बाद वो लोग कमेंट्स देते हैं। और अदरवाइज IGT के जर्नी में मतलब कुछ ऐसी चीज़ थी जो मैंने लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस करी थी। वो था कि मतलब भूत प्रेत में मैं मानती नहीं हूँ, पर पूरे 4 महीने मैंने भूत प्रेत देखे हैं पूरे सेट पे, रियल में। मतलब लड़कियों के अंदर सोल्स एक्सचेंज हो रहे थे बार बार। कहाँ पे सेट लगा? फिल्म सिटी? नहीं, यशराज में। अच्छा, लेकिन यशराज में नहीं होता था, जहाँ हम रुके थे। कहाँ पे हम रुके थे? अंधेरी ईस्ट में, अशोका अपार्टमेंट्स में। तो वहाँ पे ये सब हुआ था, तो मैंने पहली बार ये सब देखा था। तो 4 महीने हमारे साथ बहुत दिक्कत हुई, और हमारे को कोई विश्वास नहीं करा था। हम लोग बता रहे थे डायरेक्टर को जाके, चैनल वालों को बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, लड़कियाँ अफेक्ट हो रही है, लड़कियाँ ऐसे पागल वाली हरकतें कर रही है, कोई मिरर के आगे जा रहा है तो सर मार रहा है। हाँ? वो कूदने को हो गई है 2nd फ्लोर से। और सिर्फ हमारी टीम के साथ नहीं, दूसरी टीम्स के साथ भी हुआ। दूसरी टीम्स में ऐसा हुआ, एक लड़के की पूरी बैक पे नेल्स से स्क्रैच था, खून निकल रहा था, और वो तड़प रहा था, ऐसे तड़प रहा है, हवा में ऐसे ऐसे अटक रहा है। जो मेरे साथ लड़की रुकती थी वो भी ऐसे अटक गई थी बहुत देर तक, उसको भी ठीक करा। तो ऐसे लड़कियों में चेंज होता रहा। मेरी ग्रुप की ऑलमोस्ट सारी लड़कियों के साथ हुआ ऐसे, सिर्फ मुझे छोड़ के मैं बच गई, और 1-2 लड़कियां और बच गई थी। तो मैंने सबको ये बोला था कि जितना आप कमज़ोर तरीके से रहोगे उतना प्रॉब्लम होगी। तो हमने बहुत बोला चैनल वालों को, वो लोग कह रहे कि तुम ड्रामा कर रहे हो, हमें विश्वास नहीं हो रहा, तो प्रैंक कर रहे हैं सारे मिलके। हाँ, मतलब मैंने कहा इतना कैसे कर सकते हैं हम प्रिटेंड, इतनी तो एक्टिंग स्किल्स नहीं है सबके अंदर। तो फिर हमने स्टूडियो में जहाँ पे प्रैक्टिस होती थी वहाँ पे सबको बिठाया, और वहाँ बिठा के कुछ ऐसे पंडित जी आए थे, मंत्र बुलवाए उनके आगे। तो मंत्र पढ़ने से क्या होता है कि जब किसी के अंदर बैड सोल होती है तो वो एकदम से रिफ्लेक्ट करती है और वो बंदा को छोड़ देता है हाथ सबके। तो वहाँ पे 2 लड़कियों ने ऐसे करा, और वो भी देख रही है, वो ये देख रहे हैं, कह रहे हो गया आपका ड्रामा। मैंने कहा आप लोग समझ नहीं रहे हो, ये लड़कियों को बहुत दिक्कत, वो इफेक्ट मार रही है अपने आप को, तेज मार रही है, वो मिरर के आगे नहीं आ पा रही। तो जब तक हमारी टीम के साथ हो रहा था नहीं माना, जब दूसरी टीम के लड़कों के साथ देखा कि उनके स्क्रैच व्रैच आ गया, तो फिर हवन हुए अपार्टमेंट में भी, यशराज में, सेट पर भी, हर जगह हवन हुए कि भाई इनको ठीक करो। तो ऐसे बहुत सारे सीन हुए थे। एक लड़की को मंत्र पढ़ रहे थे जब एक लड़की के आगे, तो वो एकदम चिल्ला के सबको धक्के दे दिए। उस लड़की ने एक रूम के अंदर उसको रोका, और वो कह रही कि तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम मुझे मार दोगे, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। और लिटरली शी स्कैर्ड द मैन हु वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर। उसको कह रही तो कुछ नहीं उखाड़ सकता, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, ऐसे बिल्कुल भारी वॉइस में बाल वाल आगे करके। मैंने ऐसे देखा, मैंने कह रहे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो सबको फिर गंगा जल पिलाते थे। अच्छा।
कि गंगा जल पियो, कुछ तो जो जो नुस्खे हो सकते थे हम कर रहे थे, किसी तरह सब लोग बाहर आए उस चीज़ से। फिर ये तो मेरे लिए मतलब हाईलाइट है IGT का। कोई मुझसे IGT पूछता है ना, मैं बताती हूँ भाई पहले तो भूत प्रेत देखे मैंने 4 महीने, और मतलब मुझे लिफ्ट में जाने में डर लगता था। मेरा फ्लोर 10th फ्लोर, मतलब मेरा जो था फ्लैट वो था 10th फ्लोर पे, और सबको पता था कि शुभांगी दीदी तो नहीं डरती, तो सब मुझे अकेले भेजते थे। कि मैंने कहा तुम एक काम करो, सारे मिलके मुझे छोड़ाओ फिर नीचे आ जाना। कह रहे नहीं हम नहीं छोड़ेंगे दीदी, आप तो स्ट्रांग हो, आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं फिर चुपचाप अकेले जाती थी, ये देखते हुए कि पीछे तो नहीं खड़ा कोई यहाँ खड़ा है क्या। फिर ऐसे करके फिर ठीक है, पर लास्ट में फिनाले के टाइम पे सब ठीक हो गया था, हवन वगैरह कराने के बाद। फिर भी हमारे एक ग्रुप की एक लड़की में था थोड़ा टाइम तक, बट थोड़े टाइम में वो शांत हो गया था। तो ये है जो आज तक कभी आया नहीं था हमें। और आप कभी नोटिस करोगे तो हमारे परफॉर्मेंस में जाके देखना, हम सब ने एक वो नहीं, एक वाइट कलर का पूरा पहन रखा है, उसके अंदर पूरा तोड़ के बना के वाला इलायची लगा के पूरा। तो वो पूरे शो, आप रियलिटी शोज में जाओगे तो आपको अलाउड नहीं होता कुछ भी पहनना हाथ में। आपके हाथ या तो एसेसरीज से होने चाहिए या फिर आपकी कोई पर्सनल चीज नहीं होनी चाहिए, कोई धागा, कोई कलावा, कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारी टीम को अलाउड था वो पहनना, और सबके हाथ में वो वाइट वाला वो पूरा जो धागा बना रखा था कपड़े से, पूरा वो बना हुआ था सबके हाथ में। पूरे शो पहना, और हमें किसी अब आप जाके देखना कि सबके हाथ में एक वाइट कलर का वो होता है, ताकि कुछ भी है तो एटलीस्ट लोग सेफ रहे। और चैनल वालों ने भी हम पे बोला कि तुम ये पहनो लेकिन शांत रहो, मतलब तुम हमें परेशान मत करो। कभी लड़कियां रो रही है, चिल्ला रही है, कभी शीशे के आगे आके मार रही है अपने आप को। तो ये तो हाईलाइट है शो का, ये तो इस पॉडकास्ट का हाईलाइट है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट के सेट पे भूत। हाँ, ये तो मैं भी शॉक थी, बट ठीक है, था तो था। ओके ठीक है। एंड जो आपका ग्रुप था बॉम्ब फायर ग्रुप, तो अभी क्या स्टेटस है? आप लोग टच में हो क्या? अभी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं? अभी वो लोग कर रहे हैं, मतलब मैंने छोड़ दिया था ग्रुप कुछ 1 साल बाद, क्योंकि मुझे थोड़ा जर्नी अपनी बदलनी थी, अपना करियर लाइन बदलना था। तो मुझे लगा कि आई वांट टू बी एन एक्टर नाउ, आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, फील्ड से रिलेटेड ही। तो फिर मैंने ग्रुप छोड़ दिया, मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई वहाँ पे आपस में? बहुत होती है, लड़कियों का ग्रुप। ओके, तो लड़कियों का ग्रुप, अगर किसी ने पता नहीं लड़कियां साथ में रही है नहीं रही मुझे नहीं पता, बट मैं जब पहली बार रही, पहले तो मैंने कॉलेज में भी एक्सपीरियंस करा है, मेरा कॉलेज में भी गर्ल्स ग्रुप था। तो इतनी कंट्रोवर्सीज होती है, इतनी चुगलियां होती है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए होते हैं सबके, चुगली गर्ल्स करके ऐसे। अच्छा तो वो किसी की चुगली कर रही है, इसने ऐसे करा वैसे करा, लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं, अच्छा इसको सेंटर मिल गया, इसको सेंटर मिल रहा है, अच्छा। तो हेट्रेड पैदा हो गई आपस में। अच्छा। हमने नहीं मांगा था, हमें मिला, लेकिन सब चिढ़ने लग गए आपस में। और लड़कियों के ग्रुप में ना एकदम चै रहती है, मतलब आप कभी शांति से बैठ ही नहीं सकते, किसी ना किसी बात पे लड़ाई कर सकती हैं लड़कियां, चाहे वो उनके कपड़ों से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके काम से रिलेटेड हो। ये सारी बातें अपने ग्रुप के लिए कह रहे हो ना आप? हाँ, मैं तो बता रही हूँ बहुत लड़ाइयाँ होती है, अभी भी लड़ाइयाँ होती है। जब मैं छोड़ के गई हूँ तब भी लड़ाइयाँ हो रही थी। तो लड़ाइयाँ तो नहीं रुक सकती गर्ल्स ग्रुप में। गर्ल्स ग्रुप में तो इतनी वो हो जाती है, आपस में किसी का लड़का किसी ने किसी के लड़के को लाइन मार रही है, कोई किसी के लड़के पे, तो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही है। तो ये तो बहुत चीज़ें होती है। बट ठीक है, मुझे भी आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला किसने किस बात पे लड़ाई करी। और सब लोग थोड़े छोटे भी थे मेरे से उम्र में, तो मुझे था कि यार मैं क्या इन चीज़ों में पढ़ रहे हो, लड़ाई वड़ाई ये सब। मेरी भी होती थी लड़ाई, 2-3 बार हुई है मेरी भी, चिल्ला के एकदम किसी ना किसी बात पे, ऐसे कैसे। अगर मैं छुट्टी कर रही हूँ तो सब ने आग लगा दी कि देख रहे हो सर छुट्टी कर ली उसने, हमारे काम नहीं होते, हमारा ये नहीं होता। तो पूरी आग लग जाती है, पूरा आग लगा होता है सब कुछ लड़कियों के ग्रुप में। तो मेरी बहस होती थी, फिर मैं लड़ती थी कि यार तुम्हें क्या पता मेरे को कौन सा काम है, ये है। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि मैं नहीं कर रहा परफॉर्म, मैं नहीं करी परफॉर्म, मैं नहीं जा रही सेट पे, मुझे नहीं करना? हुआ है, ये तो IGT में हुआ था। IGT में नहीं, एक्चुअली 2 दिन पहले हुआ था। IGT में किसी बात पे लड़ाई हो गई थी, क्योंकि कभी कभी टीचर्स गुस्सा कर देते हैं। तो किसी कोरियोग्राफर ने गुस्सा कर दिया था, तो एक लड़की ऑफेंड हो गई, उसने बोला मैं शो ही छोड़ के जा रही हूँ। तो उसने बोला मैं नहीं कर रही शो। मैंने बोला मत कर भाई, हम फिनाले के पास में आपके ग्रुप का ही? हाँ जी। तो मैंने फिनाले के पास में है, हम मत कर। तो इतना ऑफेंस उसको इतना ऑफेंड हो गई उस चीज़ से, फिर
रुकी ही नहीं। तो फिर बड़ी मुश्किल से उसको समझाया एंड में कि प्लीज़ यार सबकी लाइफ स्टेक पे, मतलब एक जना ऐसे करेगा तो सब खराब हो जाएगा। तो ऐसा हो जाता है, लड़कियां ऑफेंड हो जाती हैं बहुत चीज़ों से, तुम बात कैसे करी मेरे से, तो ऐसा होता है। तो फिर लेते हैं लोग एक्शन, मेरे को परफॉर्म नहीं करना, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं करूँगी ये वो। ओके ठीक है, तो अभी कॉन्वर्सेशन थोड़ी लाइट करते हैं। हाँ। अब ये बताओ कि IGT से पहले कैसी लाइफ थी एंड इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बाद कैसी लाइफ है? IGT से पहले नॉर्मल लाइफ थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इतना रिकग्नाइज नहीं करते थे लोग। अच्छा। अब IGT के बाद एकदम से ना एक सेलिब्रिटी वाला ठप्पा लग जाता है ना साइड में, कि चाहे कुछ भी है, फिनाले तक गई है, टीवी पे आई है, एक बार ठप्पा लगने वाली बात होती है, आप सेलिब्रिटी का टैग ले लेते हो किसी भी वे में। तो वो वाला हुआ मेरे साथ। जब मैं IGT के बाद आई तो लोग अलग ही पूछते थे, अलग क्यों रे यार आप उसमें आ गए। जो लोग बात भी नहीं करते थे उनके मैसेजेस आ रहे थे। मैंने कहा अच्छा क्या बात है, सबके मैसेज आएंगे अब तो, आप टीवी पे आ रहे हो तो ये तो लाइफ का है, कोई आपसे ऊपर जा रहा हो या कोई आगे बढ़ रहा हो तो एकदम से हमें ऐसा होता है कि बात करते हैं। तो बहुत चेंजेस आए। IGT से पहले मेरे पेरेंट्स इतने सेटिस्फाइड नहीं थे मेरी इस लाइन से। वो ठीक था, उन्होंने बोला ठीक है शुभांगी हॉबी की तरह कर ले, बट इतना ज़्यादा इस पे मत फोकस कर, साथ साथ अपना देखती रहे कैसे काम करना है, कैसे करना है। तो उनको भी ऐसा था कि क्या कब तक टीवी नहीं होगा, ये होगा वो होगा। और फिर सडनली मैंने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं था जब मेरे पास IGT के लिए आया था। तो मैंने उनको तब तक नहीं बताया था जब तक मैं मुंबई के लिए नहीं निकल रही थी। अच्छा। मैं रोज प्रैक्टिस पे जाती थी और ये बोलती थी कि मम्मी ऐसे ही एक शो की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सिर्फ शिखर को पता था, भाई को, कि मैं ऐसे जा रही हूँ। मैंने उसको बोला मैं घर में किसी को मत बताइयो। जब जिस दिन मैं मुंबई निकल रही थी उससे 2 दिन पहले मैंने बोला कि मुझे मुंबई जाना है। कह रहे क्यों? देखा मेरा IGT में सिलेक्शन हो गया। वो एकदम शॉक्ड हो, ऐसे हो गए क्या है, अच्छा। तो वो उस दिन से उनका ना देखने का नज़रिया ही बदल गया कि चल ठीक है, जिसके लिए मेहनत करी थी एटलीस्ट उसको मिल रहा है। लेकिन IGT से पहले जर्नी में बहुत दिक्कत आती थी। पापा बहुत गुस्सा करते थे हर टाइम, डांस। बचपन में तो बहुत करा उन्होंने, जब थोड़ा बड़ी हो गई थी तो वो थोड़ा लाइट हो गए थे कि चल ठीक है। और अभी खुश हैं? अभी इज़ वेरी हैप्पी। उनको मेरे अभी तो इतने सपोर्टिव है। जब मेरी IGT की जर्नी ख़त्म होने के, मतलब मेरे पापा सबसे ज़्यादा डांस करा उन्होंने मेरी पूरी जर्नी में। इतनी बार मुंबई आए मेरे एपिसोड्स देखने और मेरे इतने बड़े बड़े बोर्ड्स लगवाए घर के पास। तो मेरे पापा जितना नहीं मानते थे ना डांस लाइन को, उसके बाद तो ऐसे हो गए कि उनका सीना चौड़ा हो गया था कि चल मेरी बेटी ने एटलीस्ट कुछ ऐसा कर दिया कि नाम है। लोग ये नहीं बोलेंगे सिर्फ डांस करती रहती थी। तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। मतलब मैं जब भी वो वीडियोस देखती हूँ ना, मेरे को ऐसा होता है कि यार कुछ करा है। तो वो करने के बाद से ना सबका एक विजन बन गया कि अच्छा एक IGT की सेकंड रनर अप है। कोई काम मिलता है तो काम भी ज़्यादा मिलता है। लोगों को ये होता है कि अच्छा इसने रियलिटी शो करा है, इसको इतनी नॉलेज होगी, इतना कुछ होगा, तो आपको काम मिलना भी बहुत आसान है। आप एक बार अपना प्रोफाइल लगाओगे तो आपको पता, लोग कहेंगे अच्छा टीवी पे आई है, इसने ये करा है, तो लोग आपको अप्रोच करते हैं। तो लाइफ थोड़ी ईजी हो गई थी उसके बाद। राइट। मैंने ये देखा है कि आपने बहुत रील्स बनाई हैं सिनेमा हॉल में जा के शाहरुख खान के गानों पे। तो कहाँ से हिम्मत आती है इतनी? तो मैं एक दिन ऐसे ही मैं थिएटर जा रही थी, ऐसे मूवीज़ वगैरह देखने जाती हूँ बहुत। मुझे शौक है, कोई भी मूवी लगी होगी मैं जाऊँगी देखने। तो मैं एक बार गई और फिर मुझे पता नहीं ऐसा हुआ, मैंने कहा यार ये ट्रेंड चल रहा है छलिया करके। तो मैंने कहा यार मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सबसे अलग हो, कुछ तो ऐसा अलग हो कि जाए वो वायरल। तो मैंने कहा यार अभी तक ना किसी ने उसमें नहीं बनाई थिएटर में ये वाली वीडियो। तो मैं थिएटर में गई और मैंने कहा, पहले मैंने चेक करा कि थिएटर में कितनी सीट्स बुकड है। मैंने कहा खाली है या नहीं है। तो मैंने सुबह बुक करी तो खाली था, और जब मैंने शाम को देखा तो वो थोड़ा फुल हो गया, भरा हुआ। अब मेरे को यहाँ पे एंजाइटी हो रही है, मैं एकदम स्ट्रेस में हूँ। मैंने कहा शिट यार मैं उठूँ और किसी ने मेरी बेइज्जती मार दी कि भाई क्या है, उठी क्यों है, बैठ जा। मैंने कहा अगर ये कर दिया मेरे साथ किसी ने तो। बट एक पर्टिकुलर हॉल है जो मैं बुक करती हूँ उसके लिए ही, तो उसमें बीच में बहुत जगह होती है। इधर वाले इधर से देख सकते हैं, इधर वाले इधर से देख सकते हैं, किसी का विजन खराब नहीं होगा। और मैं हमेशा कॉर्नर की सीट लेती हूँ। तो कॉर्नर की सीट लेके शिखर होता है, अपर्चर लेके मेरे सारे दोस्त मेरे साथ जाते हैं। एक जना फ़ोन से वीडियो बनाता है, एक जना अपर्चर पकड़ता है लाइट देने के लिए। लेकिन पहली बार जब मैंने बनाई थी, बहुत हिम्मत चाहिए भाई, मेरे से तो उठा नहीं जा रहा था।
फिर मेरे को शिखर ने बोला कि सुन भाई मैं बता रहा हूँ ये रिवाइंड नहीं होगा, तू कर, ये कुछ नहीं हो सकता, तू कर दे भाई, छोड़ना, कोई कुछ नहीं कह रहा, जब देखेंगे। वो ना हमेशा मेरे को इस तरह से करता है कि छोड़ना, मैं खड़ा हूँ तू कर। तो हमने फिर मैंने करा, मैंने कहा चल देखी जाएगी। फटाफट मैं खड़ी हुई, मैं कहा फटाफट करके ना भाग जाऊंगी नीचे से वो करके कि मैंने भी कुछ नहीं करा। तो मैंने फटाफट जैसे ही आने वाला होता है हुक स्टेप उसी टाइम फटाफट भागती हूँ, कैमरा ऑन रहता है, रिकॉर्ड करा और एकदम मुंह नीचे करके बैठ गई वापस। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था और फिर वो वायरल हुई। जब वो वायरल हुई तो मैं ऐसे हो गई, मैं कहा यार ये तो बहुत वायरल हो गई है, लोगों ने कहाँ कहाँ पहुँचा दी है ऐसे करके। तो मैंने कहा आई थिंक ये वर्क करेगा। फिर लोगों ने मुझे जैसे सॉन्ग प्रमोशंस आते हैं हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स के पास, तो लोगों ने मुझे उसी के लिए अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया कि आपको ये वाला सॉन्ग प्रमोशन करना है लेकिन थिएटर में जाके, क्योंकि वो वायरल जाता है। तो मैं कहा ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, कर देंगे अब तो, क्योंकि वो टिकट भी बुक करके देते हैं और फिर अमाउंट भी मिलता है जो आपका प्रमोशन का अमाउंट होता है। तो फिर वो मिला, मैंने कहा चल ठीक है, तो मेरा काम बन गया, मुझे क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को प्रमोशन करनी है, ये तो मैं वैसे भी बना रही थी। तो फिर मेरे को ये काम मिलना स्टार्ट हुआ, सब ने मेरे को जो प्रमोशंस देते हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा कि आपको ये सॉन्ग बनाना है। फिर मैंने सारे सॉन्ग्स बनाने स्टार्ट कर दिए। एंड बहुत बार बात हुई है अभी इस पॉडकास्ट में शिखर को लेके, फैमिली को लेके, पापा का सपोर्ट को लेके। तो एक लड़की का डांस रियलिटी शो करना, फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी है। अब आप मुंबई शिफ्ट हो गए हो, देन घर से बाहर जाना उस एज में, जब एक होता है कि चल ठीक है अब सेटल हो जाओ, अब ज़्यादा स्ट्रगल मत करो, सेटल हो जाओ, उस टाइम पे एक लड़की को स्पेशली सपोर्ट मिलना कैसे हुआ? तो मेरी ना एक आदत है कि मैं कभी भी ना कोई चीज़ करने से पहले ना बताती नहीं हूँ। मतलब एकदम एंड में बताऊंगी कुछ भी, अगर मेरे को लाइफ में डिसीजन भी लेना है तो। मतलब भाई का बहुत सपोर्ट रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शिखर का सीन ऐसा था कि वो हमेशा पार्टियां करता था और मैं उसको पार्टियां करते हुए देखती थी। वो आता था लेट रात को, डांट खाता था, खूब डांट खाता था। और उस टाइम मेरा कॉलेज चल रहा था, मतलब स्कूल के एंड में ही थी, मैं 12th चल रही थी, फिर कॉलेज का फर्स्ट ईयर आया, उसकी पार्टियां नहीं रुकी। तो उसको भी बनना था एक्टर, सिंगर। अच्छा। उसको ये सब करना था लाइफ में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पार्टियों में इतना ज़्यादा फैंसी लाइफ में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं तो हम देखते नहीं हैं। तो उसकी फैंसी लाइफ देखने के बाद फिर मुझे ऐसा हुआ कि नहीं यार क्या होगा पार्टियां करके, कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने पार्टीज नहीं करी, मैंने सारा ध्यान लगाया अपने काम पे और करियर पे। मैं कहा नहीं यार पार्टीज वगैरह नहीं करनी, भाई इतनी डांट खाता है। तो मैंने कहा छोड़, मुझे नहीं घुसना इस चीज़ में। तो भाई को फिर जब दिखने लगा ना तो उसने मतलब खुद भी बोला मुझे कि शुभांगी मैं तो नहीं कर पाया, मतलब मैं दोस्तों में घुस गया, इस चीज़ में घुस गया, मतलब तू जो कर रही है ना भाई करती रह, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मम्मी पापा कुछ भी बोले। मतलब एक होता है ना कि पीछे से वो मुझे ऐसे बोलते हैं कि सुन इनको बोलने दे, चीची करते हैं, बहुत बोलते हैं, सुन किसके मम्मी पापा नहीं बोलते हैं। मैंने कहा इनको बोलने दे, तू अपना काम कर, मैं देख लूँगा। तो ऐसे बहुत बार होता था। फिर जब मैं लेट आती थी, जब वो लेट आता था उसको बहुत डांट पड़ती थी और मुझे ऐसा लगता है मेरे हिस्से की सारी डांट खाई है उसने। और जब मैं लेट आई हूँ ना मुझे पापा ने बोला कुछ, और फिर उससे मैं रात को गेट खुलवा लेती थी कि भाई मैं लेट हो, सारे भाई बहन करते हैं एक दूसरे के लिए। तो उसका काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे को इस चीज़ में, हमेशा पुश करने के लिए। अगर मैं कुछ सोच रही हूँ कि भाई मैं ऐसा करूँ, वो कहता करना यार, छोड़ना, एक ही जिंदगी है, तू पागल इतना मत सोच। तो हमेशा उसने मेरे को ऐसे बहुत लाइटली कराया, हर चीज़ फील बहुत लाइट कराई, तो मैंने हमेशा लाइटली ली चीज़ें। और फिर मुंबई का मतलब मुझे प्लान नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुंबई मुझे था कि ठीक है मन है जाने का, पर पता नहीं एकदम से मेरे को सडनली ऐसे हुआ कि आई थिंक आई शुड गो मुंबई ना, आई शुड ट्राई एक्टिंग नाउ। तो मैंने फिर मुंबई के लिए मम्मी पापा को नहीं बताया था। मैंने बोला कि मैं शायद मार्च में जाऊंगी, दिसंबर में। मैं बोला मैं मार्च तक जाऊंगी, अभी 3 महीने हैं। और मैं दिसंबर में आई, मैंने घर देखा और मैं आके बोल रही हूँ कि मैं ना जनवरी में ही जा रही हूँ, 18 जनवरी को। तो मैं 10 दिन में मैंने सब कुछ अपना पैक वैक सब कुछ करा और मैं आ गई। भाई ने भी एक ऐसा माहौल बना दिया घर में, क्योंकि बड़ा भाई बनाता है। जब आपको कुछ भी करना है, अगर छोटी बहन कुछ भी कर रही है ना, तो बड़े भाई के हाथ में होता है सब कुछ। अगर उसने वैसा ऑरा बना दिया अपना, तो फिर वो छोटे भाई बहन के लिए बिल्कुल एक रास्ता खाली हो जाता है, आसान हो जाता है। तो उसने एक ऐसा बना दिया घर पे ऑरा कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और कभी बोला भी तो उसको ये था कि अरे मम्मी कोई बात नहीं यार,
कितना तो ठीक है, बड़े संभाल ही लेते हैं, बड़े भाई संभाल लेते हैं, बड़ी बहन भी संभाल लेती है। मेरी बड़ी बहन है, एंड जब मैं मुंबई आने का प्लान कर रहा था 2018 में, तो पहली वो कोई इंसान थी जिसको मैंने बोलता यार मैं मुंबई का प्लान कर रहा हूँ, एंड उसने मेरे से क्यों तक नहीं पूछा, क्यों। उन्होंने बोला ठीक है डिज़ाइन कर और जा, मैं देख लूँगी। तो बड़े भाई बहन, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है। मतलब मेरा भाई तो मुझे ऐसा, मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई तेरे जैसा भाई मिल जाए ना अगर, क्योंकि बहुत सारी मेरी दोस्त है जिनके भाई बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, ये मत पहन, ये मत कर। मेरे भाई ने तो मतलब मुझे कभी किसी कपड़ों के लिए नहीं बोला कि ऐसे कपड़े मत पहन, वैसे मत पहन। वो हमेशा बताता है हाँ बढ़िया लग रही है एकदम। तो उसको पसंद है कि मैं जितनी अच्छी दिखूँ, उसको उतना अच्छा लगता है कि मेरी बहन भाई बहुत सुंदर लग रही है, तो उसके लिए प्राउड फीलिंग होती है वो। तो उसने कभी जज नहीं करा मुझे मेरी किसी चीज़ पे, हमेशा उसने मेरा साथ दिया कि ठीक है मैं नहीं कर पाया एटलीस्ट तू कर ले, एक तो पहुँचे, रास्ता तो खुले कहीं से। तो उसका काफ़ी सपोर्ट। शुभांगी पर एक बात है कि अगर आपको वो सपोर्ट मिला घर से, मुझे वो सपोर्ट मिला। बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे बहुत एक्टर फ्रेंड्स हैं जो मुंबई छोड़ चुके हैं, रीज़न बीइंग यार फैमिली सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियली या फिर वैसे ही सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो वो लोग क्या करें? देखो ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली सपोर्ट ना हर जगह प्रॉब्लम तो होती है, ये हमारे हाथ में होता है हम किस तरह उनको विश्वास दिला रहे हैं। और जो स्ट्रगल की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर स्ट्रगल करने आ रहे हो किसी शहर में, तो पहले वो वाला स्ट्रगल वहीं कर लो ना, फाइनेंशियल वाला जहाँ पे रह रहे हो। मतलब वहीं घर पे रह के, मतलब मैंने ये खुद फॉलो करा और मैं शायद सबको भी ये बोलूँगी कि लोग आते हैं मुंबई, मतलब घर नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता ढंग से, लेकिन अगर वो यही मेहनत कमाने वाली, क्योंकि पहले वो यहाँ पे कमाते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर वो एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, एक्टिंग करने जाते हैं, या जिस तरह भी वो अपने पैसे लगाते हैं डांस क्लासेस में, तो वो पैसा आप पराए शहर में आने के बजाय अपने शहर में रह के कमाओ, वहीं पे करो पहले मेहनत, क्योंकि तुम्हें पता है वहाँ पे एक छत है रहने के लिए तुम्हारे पास अपने माँ बाप के साथ, वहाँ पे तुम अपना बैकअप बनाओ। और स्मार्टली अगर आओगे, फिर जब तुम बैकअप बना के आओगे, जब तुम मुंबई आओगे तो डर नहीं लगेगा कि मैं कमाऊँ कैसे। अभी तुम्हें पता है कि मैं अपने 3 महीने सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं इतना कमा के आया हूँ, फिर तुम अपने 3 महीने अच्छे से चला पाओगे कि चल ठीक है मुझे अब अपने काम पे ध्यान देना है, अपनी आर्ट पर ध्यान देना है। अगर तुम ऐसे यहाँ पे आके स्ट्रगल करना है, पैसे कमाने हैं, तो फिर वो मतलब फिर मुझे पॉइंट नहीं लग रहा कि आप अपने आर्ट पे ध्यान ही नहीं दोगे। और जहाँ तक फैमिली सपोर्ट की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली से थोड़ा सा तो लड़ना पड़ता ही है। मतलब देखो लड़ाई का मतलब एग्जैक्टली लड़ाई वर्ड नहीं बोलूँगी, लेकिन अपनी चीज़ के लिए लड़ना कि मुझे ये चाहिए और प्लीज़ समझो मैं करके दिखा दूंगी या करके दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे भी था कि मैं कुछ तो कर दूंगी डांस में, कॉन्फिडेंस था कि मैंने कहा यार कुछ तो ऐसा अलग होगा ना मेरे अंदर जो किसी और में नहीं होगा, थोड़ा सा विश्वास रखो। तो उनको ऐसा रहता था कि कुछ ना कुछ करते रहो आप हमेशा अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए, चाहे आप कोई कॉम्पिटिशन करके आ रहे हो, चाहे आप कुछ भी करके आ रहे हो, अपने आप को कभी बिठाओ मत इस उसमें कि यार मैं कुछ बन नहीं पा रहा हूँ। बैठे रहोगे तो नहीं होगा, गेट ऑन द फ्लोर, अपने मतलब ऑन योर मार्क पे रहो, जैसी भागने के लिए ऐसे गो आए तो भागो। तो पेरेंट्स भी हमारे इतने अच्छे होते हैं, उनको पता है कि यार वो इतनी मेहनत कर रही है या मेहनत कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा कि अब हम डांसर्स के लिए ऐसा होता है हम लोग बहुत अपनी बॉडी को तोड़ते हैं, इतनी चोट लगती है। मतलब मेरे खुद के घुटनों पे इतनी बार चोटें लगी हैं। और आईजीटी में मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ था कि मेरा नी जो था वो ऑलमोस्ट ऐसा लिगामेंट टियर हो चुका था, बट फिर भी उनको परफॉर्म करना पड़ा, मैं कर नहीं पाई उसको इग्नोर, क्योंकि वो दर्द होता था लेकिन फिर भी करते थे। तो मेरे पेरेंट्स ऐसे होते थे घर वापस आ जा, नहीं क्यों अपने आप को तोड़ना है, तुम अपने आप को तोड़ के ऐसा कौन सा वो। मैं क्या नहीं मेरे को करना है। तो जितना मेरे को खुश देखा उन्होंने उतना वो खुश हुए। तो आप जितना खुश रहोगे अपनी चीज को लेके, अपने आर्ट को लेकर, जैसे अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ और अगर मैं उसका रोना गाऊंगी ना तो कोई भी नहीं चाहेगा मैं वो करूँ। लेकिन अगर मैं वो खुशी से बोलूंगी कि मुझे ये चाहिए और मैं कर लूंगी तो उनको लगेगा चल ठीक है उसको खुशी मिल रही है। पेरेंट्स को खुशी चाहिए हमारी। राइट। तो अभी शुरू करें रैपिड फायर। हाँ ठीक है, तो आपका रैपिड फायर का पहला सवाल, आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस खुद की इंडियाज़ गॉट टैलेंट में? इंडियाज़ गॉट टैलेंट में मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस है चिकनी चमेली। ओके। अगर बहुत मुश्किल सवाल है, बट अगर आपको चूज करना पड़े आज से लेकर लाइफ टाइम के लिए सिर्फ एक चीज़, एक्टिंग या डांसिंग? ओके, एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग और मेरे को डांस देगी ही देगी।
ओके फॉर श्योर। कोई कौन सी मूवी होगी जिसमें डांस नहीं हो रहा? ठीक है। और कोई ऐसा कोई goof up जो आपके स्टेज पे कभी हुआ हो, आपके परफॉर्मेंस में हुआ हो, अगर एक लाइन में बता पाओ कोई ऐसा goof up? हाँ, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी स्टेप्स। तो जब मैं भूलती हूँ तो बहुत स्मार्टली भूलती हूँ। अच्छा, कवर अप कर लेते हो? हाँ, मैं पेरिफेरल व्यू से चेक कर लेती हूँ, अच्छा क्या स्टेप था, अच्छा ठीक है, तो जैसे भूली उसी टाइम कवर कर लिया। तो ऐसे चोरी करती हूँ कभी कभी, लेकिन वो पता चल जाती है अगर वो रिकॉर्ड हुई है तो। ठीक है। आपने बोला आपको ऑलमोस्ट सारी डांस फॉर्म आती हैं, ठीक है, तो आपकी फेवरेट डांस फॉर्म कौन सी है? अभी रिसेंटली मुझे बॉलीवुड बहुत पसंद आ रहा है। ओके। रिसेंट मैंने स्टार्ट हिप हॉप से करा था। अच्छा। हिप हॉप मतलब वो तो बॉडी में बह गया, वो मैं खड़े खड़े भी कर सकती हूँ। ओके। 5th क्वेश्चन, आपका गो टू डांस नंबर जो आपको पता है कि मैं ये चला दूंगी तो मैं कर दूंगी बस। या आपको बहुत पसंद है वो डांस नंबर कोई? तो लैला मैं लैला। ओके। तो पुराने वाला नया वाला? नहीं, नए वाला okay. जिसमें पूरे बीट्स हैं। हाँ। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी लैला मैं लैला की। अच्छा। इंस्टाग्राम पे। अच्छा। तो वो गो टू बन गया था। जब भी कहीं लैला मैं लैला होता था सब लोग मुझे धक्का देते तो लोगों को पता चल गया था कि लैला मैं लैला शुभांगी जायसवाल करती है। वाह। तो मेरे ऐसा हो गया गो टू। आपका रैपिड फायर का आखिरी सवाल, आपका फेवरेट हुक स्टेप? हुक स्टेप मेरा फेवरेट ओ जाने जाना। ओके। I'm a big fan of सलमान खान। ये वाला? ओ जाने में I'm a big fan of him। ओके। अगर मेरा कोई प्रोफाइल देखेगा तो वहाँ पे मैंने पूरा जलवा सॉन्ग सलमान खान का एग्जैक्ट सेम बना रखा है। फिर सेम अटायर में? सेम अटायर, सेम ऐसे पूरा जैसे उसने शूट करा ड्रोन से, पूरा एग्जैक्ट सेम शूट करा है मैंने। तो प्रॉपर इतने सारे डांसर्स लेकर प्रॉपर सेम सेट बनाया। सलमान खान ने देखा नहीं? देखा, शेयर करा उन्होंने। हाँ, कुछ टाइम बाद पहुंचा उनके पास, लेकिन पहुंचा। फिर उन्होंने शेयर करा और उसमें बहुत बड़ा एक सलमान खान का पोस्टर आता है एंड में, जिसके आगे खड़े होकर वैसे करते चलवा सो ओ जाने जाना। ओके। तो यहाँ होता है हमारा पॉडकास्ट खत्म। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, मतलब ऐसे रिवाइंड हो गई लाइफ पूरी एक बार में। इतने सारे क्वेश्चंस करे, ऐसे फ्लैशबैक्स आ गए कि ओहो ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे जर्नी स्टार्ट, मतलब ऐसे क्लियर हो गई दोबारा से पिक्चर कि मेमोरीज क्लियर हो गई एकदम से। तब ऐसे फ्रेश लग रहा है सब कुछ कि अच्छा ताज़ा सब याद आ गया, कैसे हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे चल रही है लाइफ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इनसाइट्स पता चली। एंड यस, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर, इट वाज अ ग्रेट टाइम विद यू। एंड थैंक यू मुझे सारी मेमोरीज याद दिलाने के लिए फिर से। प्लेजर, थैंक यू। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा हो। शुभांगी ने आज बेझिझक होकर अपनी कहानी बताई एंड आई लव दैट एनर्जी। इफ यू लाइक दिस एपिसोड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक एंड एप्पल पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बी गुड।